अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर एक नई बात कह दी है और इस बार चुनाव में हार की एक बड़ी वजह 69,000 शिक्षकों के भर्ती में आरक्षण को लेकर बात कही है। इसके पीछे की वजह क्या है और अपने भाषण में उन्होंने कैसे राजा भैया के मुद्दे को एक बार फिर उभारा है परोक्ष तौर पर, यानी कि राजा अब ईवीएम से पैदा होता है, रानी के पेट से नहीं। क्या मायने हैं सियासी इसके, हम समझेंगे। इसके अलावा कैसे बीजेपी ओबीसी कार्ड अग्रेसिव तरीके से खेल रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, विधान परिषद से लेकर राज्यसभा तक। इस चुनाव के बाद बीजेपी ने किन ओबीसी चेहरों को इस बार सदन में भेजा है और क्यों, यह समझेंगे। और आखिर में यह जानिए कि संजय निषाद क्यों असहज हो रहे हैं और उनकी क्या है नई डिमांड। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। चुनाव के हार के बाद से बीजेपी की समीक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन बीजेपी के भीतर से और सहयोगी दलों से अब कई तरह की आवाजें उठने लगी हैं। अभी कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल के उस चिट्ठी पर खूब हंगामा बरपा जिसमें उन्होंने साक्षात्कार से मिलने वाली सीधी नौकरियों में ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के अनदेखी का सवाल उठाया और नॉट सूटेबल फाउंड जैसे शब्दों को लेकर एक ऐसी बात कही जिससे सियासी बवाल मच गया। खैर, सरकार ने अपने तरफ से बिंदुवार उसका जवाब दिया, रिबटल दिया, और वो जब तक शांत होता तब तक अनुप्रिया पटेल ने एक नई बात छेड़ दी और इस बार उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण को लेकर जो मसला फंसा और जिसकी वजह से आज भी 69,000 शिक्षकों का को लेकर जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं और वो हल नहीं हो सका, इसे उन्होंने अपनी मीटिंग में उठा लिया। दरअसल अनुप्रिया पटेल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। सोनीलाल पटेल की जयंती का मौका था और मंगलवार शाम कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ओबीसी के लिए, दलितों के लिए काम को तो खूब गिनवाया। उन्होंने ये कहा कि नीट में आरक्षण मोदी की देन है। उन्होंने ये कहा कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें आरक्षण मोदी की देन है। जो ओबीसी के लिए का आयोग है उसे जो संवैधानिक मान्यता देना है, ये सब प्रधानमंत्री मोदी की देन है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला फंसा और खास करके उसमें आरक्षण को लेकर के जो बवाल शुरू हुआ कई साल गुजरने के बाद, आज भी वो मुद्दा बना हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि हमने इतने काम तो किए लेकिन इस 69,000 शिक्षकों के मसले को हम नहीं सुलझा सके और जिससे हमें सियासी नुकसान हुआ है। सुनिए क्या कह रही हैं अनुप्रिया पटेल। बहुत सारे जो समस्याएं, सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया। और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। लेकिन ये कारण बना कि यह भ्रम क्यों फैला, इस झूठ में, इस अफवाह ने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आखिर जोर क्यों पकड़ा। बात सिर्फ सहयोगी दलों की नहीं, अनुप्रिया पटेल की नहीं, अब तो पार्टी के भीतर से भी लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो दूसरा सवाल खड़ा किया वो सुब्रत पाठक ने किया। कन्नौज के पूर्व सांसद हैं और उन्होंने पेपर लीक को ऐसा मुद्दा बताया जिसकी वजह से बीजेपी का यह हाल हुआ है। खैर, हम आपको सुब्रत पाठक की बात सुनाएंगे, लेकिन अनुप्रिया पटेल की वो बात भी सुन लीजिए जो उन्होंने इशारों में एक बार फिर राजा भैया की तरफ अपनी बंदूक का मुंह मोड़ा है। जी हाँ, चुनाव के दौरान जब अनुप्रिया पटेल ने ये बात कही थी और प्रतापगढ़ की सभा में जब उन्होंने ये बात कही थी कि राजा अब रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, राजा अब ईवीएम से पैदा होता है,
उस पर खूब बवाल मचा था। और तब राजा भैया के समर्थकों ने एक तरीके से अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए अपने पूरे घोड़े खोल दिए थे। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने दोबारा उस मुद्दे को उठाया और कहा कि मैंने जो कहा था उसमें कोई गलत बात नहीं थी, संविधान जो कहता है हमने वही कहा। और ये कह सकती हूं कि अब राजा ईवीएम से पैदा होता है और ये संविधान ने कहा है। सुनिए अनुप्रिया पटेल ने कहा क्या था। क्या भारत का संविधान ये नहीं कहता कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है? भारत का संविधान कहता है कि नहीं कहता है? बताओ भाई, कहता है ना? तो अगर अनुप्रिया पटेल ने वही कहा जो भारत का संविधान कहता है कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है, तो कोई गलत बात हो गई क्या भाई? नहीं ना? सहमत हो ना? कुछ लोगों को बुरा लग गया। अरे भाई, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सरकार के लिए जो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, जिसमें सुब्रत पाठक का नाम मैंने बताया, उन्होंने भी जो बात कही पेपर लीक, ये इशारों इशारों में अपनी ही सरकार पर हमला है। क्योंकि जो पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुए, इससे लाखों छात्र प्रभावित हुए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे परीक्षा को कैंसिल किया। ARO की परीक्षा में पेपर लीक हुए और इस परीक्षा को भी कैंसिल किया गया। बाकायदा जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा से परीक्षा में आने जाने की सुविधाओं की सुविधा देने की बात कही गई। लेकिन ये मुद्दा अब पार्टी के भीतर भी गर्माता जा रहा है। तो फिलहाल बीजेपी के भीतर हार का पोस्टमार्टम तो चल रहा है, लेकिन इस हार के पोस्टमार्टम के बाद भी पार्टी के भीतर कई तरह की चर्चाएं इस वक्त आम हैं कि पार्टी का फला खेमा नाराज है, पार्टी का फला खेमा चुप बैठा है। पार्टी में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कमान संभाल ली है और इस बार वो सब कुछ खुद कर रहे हैं। यानी कि चुनाव के पहले तक कहा यह जा रहा था कि दिल्ली का भी हस्तक्षेप कम से कम प्रशासन में है, खास करके जो शीर्ष पदों पर जो नौकरशाह बैठे थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, डीजीपी हों। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया है और सारे फैसले खुद कर रहे हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। BL संतोष से भी मुलाकात की है और चर्चा उत्तर प्रदेश के चुनावी रिजल्ट को लेकर और पार्टी को लेकर हुई है। कयास कई तरह के लग रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पूरा प्रशासनिक कंट्रोल अपने हाथ में रखा है और लगातार फैसले ले रहे हैं। और दूसरी तरफ पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह साफ है। चुनाव के बाद से कुछ राजनीतिक फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ दें तो यह दिखाई देने लगा है कि बीजेपी इस बार इस बात को शायद समझ चुकी है कि ओबीसी की नाराजगी उसे भारी पड़ी। और यही वजह है कि चाहे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट हो या फिर राज्यसभा की सीट बिहार की हो, दोनों जगहों पर बीजेपी ने ओबीसी चेहरों पर दांव लगाया है। बहुरन लाल मौर्य, जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफा दिया था उसके बाद उनकी विधान परिषद की सीट खाली हुई थी और चूंकि बीजेपी इस सीट को बड़ी आसानी से जीतने वाली थी, इसलिए सपा ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। ऐसे में बहुरन लाल मौर्य, जो कि भोजपुरा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, बरेली से आते हैं और ओबीसी बिरादरी से, उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। हालांकि अब उनका जीतना तय है क्योंकि उनके अलावा किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन एक सीट जो खाली थी वहां बीजेपी ने ओबीसी पर दांव लगाया। और अगर आप बगल में बिहार में देखें, जहां से उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा रहा है। तो बिहार से कुशवाहा, उत्तर प्रदेश से मौर्य, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर
ओबीसी कार्ड चलने का अपना फैसला कर लिया है। जिस ओबीसी की वजह से कहा जा रहा है बीजेपी इस चुनाव में बहुत बुरे हाल में गई, क्योंकि ओबीसी के बड़े तबके ने उन्हें छोड़ा। अब चुनाव आने के पहले ही बड़े चुनाव आने के पहले ही ये दिखने लगा है कि बीजेपी एक बार फिर उन्हें साधने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि चाहे बहुरनलाल मौर्य हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हों, दो लोग जो उच्च सदन में भेजे गए यूपी में और दिल्ली में संसद में, वो दोनों ओबीसी बिरादरी से हैं। इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये एक कैलकुलेटेड एक मूव है जो ओबीसी को दिखाने के लिए भी है। अब अगली खबर। और अब बात संजय निषाद की करेंगे। जी हां, संजय निषाद इन दिनों थोड़े दुखी हैं, क्योंकि उनका बेटा भी चुनाव हार गया, उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस भी इस चुनाव में अच्छा नहीं रहा, और साथ साथ समाजवादी पार्टी से दो निषाद सांसद बन गए। और अब संजय निषाद की पार्टी और उनके अपने निषाद पॉलिटिक्स के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। संजय निषाद ने अब एक नई मांग रखी है और उन्होंने कहा है कि आरक्षण में समृद्ध लोग, जो कि ओबीसी और दलितों में जो समृद्ध हो चुके हैं, जो कई बार आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं, आईएएस आईपीएस अफसर बन चुके हैं, ऐसे परिवारों का आरक्षण बंद किया जाना चाहिए और उनकी जगह जो हैव नॉट्स हैं, जिन्हें अभी तक आरक्षण नहीं मिला, ओबीसी और दलित बिरादरियों के, उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण को लेकर ये एक बड़ी बात संजय निषाद ने कह दी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक आयोग की रिपोर्ट है, जो सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। क्या है ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट? दरअसल ये कोटा विद इन कोटा है, यानी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण। जो 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए है, उसमें यहां कोई वर्गीकरण नहीं है, जबकि बिहार में कर्पूरी फॉर्मूला पहले से लागू है, यानी कि उस आरक्षण के भीतर भी ओबीसी के जातियों का आरक्षण बटा हुआ है। और अब ये मांग संजय निषाद ने कर दी है। एक मांग उनकी है कि जो निषाद समाज है उसे दलित में लाया जाए, खास करके कुछ निषादों की जातियों को, उपजातियों को दलित माना गया है, लेकिन उनकी डिमांड है कि पूरे निषाद को दलित जाति में लाया जाए और साथ साथ ओबीसी के आरक्षण का और दलितों के आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। यानी ओबीसी में पिछड़ों में अति पिछड़े, उनकी जातियां बनाई जाएं, जो कि सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कह रखी है, और दलितों में भी जो अति दलित हैं उनका भी वर्गीकरण हो। तो कुल मिलाकर अब नई डिमांड उठने लगी है और संजय निषाद को लगता है कि उनकी सियासत अब यहां से आरक्षण और इन नए जो उनकी मांग है उसके जरिए आगे बढ़ेगी। क्या कहा है संजय निषाद ने बातचीत में हमारे साथ, आप ये सुन लीजिए। एक बार रिजर्वेशन मिल गया, वो लायक हो गया, पढ़ाने लायक हो गया, शिक्षा देने लायक हो गया, उसे अब रोक लो ना। अब चूंकि छुआछूत तो रह नहीं गया, अब तो कानून बन गया 1950 में अनटचबिलिटी का केस। तो जब छुआछूत तो पैमाना नहीं है, लेकिन संविधान बनाने में जिन्हें कानून से उजड़ा हो, धर्म से उजड़ा हो, व्यवस्था का शिकार हुआ, उसके लिए अनुसूचित मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम्हें लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर है, नौकरी में, शिक्षा में जाओगे, सरकार व्यवस्था, ये सारी बातें उन्हें बताई जानी चाहिए थी। तो आप कह रहे हैं कि जिन्हें आरक्षण मिला है और जो समृद्ध हो गए उनका आरक्षण खत्म किया? निश्चित रूप से उनको खुद चाहिए कि भाई जो पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, रोड पर हैं, जो रिक्शा पुलर हैं, गांव में हैं, जिनको मिलना चाहिए। आखिर ये सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट क्यों कह रही है कि भाई एक लेदरमैन में भी 10% ऐसे लोग हैं कि जो ही पूरे आरक्षण पर कब्जा। आप देख लीजिए, जिनके जो अवसर मिलना चाहिए उन्हें, जो निचले पायदान पर हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।